A very good evening to everybody. I am Dr. Mona Dhingra, endocrinologist at Udaipur. So आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डायबिटीज के मरीजों के लिए, डायबिटीज एंड डाइट। किस तरह से उनको अपने डाइट पे ध्यान देना है, किन किन इम्पोर्टेंट चीज़ों को हमें लेना है रूटीन में अपनी डे टू डे लाइफ में। क्योंकि मैं अपनी ओपीडी में देखती हूँ कि हर मरीज का जो सवाल होता है कि खाने में क्या लेना है, और अब जो डाइट के कंसेप्ट चेंज होते जा रहे हैं उसमें एक डाइट चार्ट मरीज को देने वाला कंसेप्ट जा चुका है। बिकॉज यू हैव टू इंडिविजुअलाइज द डाइट ऑफ एवरी पेशेंट। एक चार्ट में हम सब मरीजों को नहीं ले सकते कि आप भी इसी तरह का खाना खाइए, आप भी इसी तरह का खाना खाइए। तो अब जो डाइट का कंसेप्ट हैं वो चेंज हो गए हैं, एंड यू हैव टू इंडिविजुअलाइज द डाइट ऑफ एवरी पेशेंट अकॉर्डिंग टू हिज बीएमआई, उनका वजन कितना है, उनकी शुगर का लेवल कितना है, कितने सालों से शुगर है, और क्या क्या और कॉम्प्लिकेशंस है उसके अकॉर्डिंग। तो इस प्रेजेंटेशन से मैं थोड़ा सा इजी करना चाहूंगी उनकी अंडरस्टैंडिंग को कि किस तरह से वो डे टू डे अपनी रूटीन को थोड़ा सा बदल सकते हैं डाइट का अपने लेवल पे, किसी और की अंडरस्टैंडिंग से नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग से। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, मैं कहूँ तो डाइट के बारे में एक्सप्लेन कर पाना और एक प्रेजेंटेशन में पूरा कवर कर पाना मुश्किल होगा। तो मैंने ये रखा है कि आज हम सिर्फ बात करेंगे हमारे डाइट के मेजर कंपोनेंट्स का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स क्या होते हैं, किस खाने से कितना क्या मिलता है और कितनी वो हमारी कैलोरीज को बढ़ाता है। जब हमारी ये बेसिक नॉलेज होगी तो उसके बाद हम अपने आप अपनी कैलोरी का एक प्लान बना पाएंगे कि हम डे टू डे रूटीन में अपनी कैलोरीज को कैसे एडजस्ट करें। सो आज हम उस बेसिक चीज पे बात करेंगे जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो मल्टीपल टाइम मेरे से पूछा जाता है कि हम मिक्स ग्रेन आटा यूज करें या नहीं करें, हम चावल खाएं या नहीं खाएं, और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को यूज करें या नहीं करें। तो हम इन चीजों के बारे में आज शॉर्ट एंड स्वीट में डिस्कस करेंगे। सो आई विल शेयर माई स्क्रीन, क्योंकि कुछ मैं स्लाइड्स से दिखाना चाहूंगी जिससे आपके इमेज रहे और आप उसको अच्छे से समझ पाए। सो या तो सबसे पहले हम बात कर, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि जिस तरह से मैंने आपको लोगों को समझाया कि पहले मैं अपना स्लाइड शो स्टार्ट करती हूँ जिससे आपके लिए देखने में आसान रहेगा। यस, हाँ। सो जैसे मैंने कहा कि आज के टाइम में हम किसी को, एक पेशेंट को एक स्पेसिफिक चार्ट देके ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ जी आप इस तरह से खाना खाइए, आपको मैंने डाइट चार्ट दे दिया है। अब जो कंसेप्ट आ गया है वो आप ये पिरामिड शेप का कुछ देख रहे होंगे, आकार, खाने का आकार है जिसमें नीचे जो प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं उनको हमें कितनी क्वांटिटी में लेना है, और ऊपर हमारी टॉप प्रायोरिटीज बदलती जाती हैं कि उनको उतना कम लेना है। ये इतना थोड़ा समझना मुश्किल होता है, और उसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है प्लेट मेथड में। ये प्लेट आपकी जो नॉर्मल प्लेट बनती है, घर में खाना खाते हैं, उस प्लेट में आप उसको तीन भाग या चार भाग में कहीं डिवाइड करते हैं, और उस प्लेट में कितना पोर्शन किस चीज का होगा ये इस तरह से हम मरीज को समझाते हैं कि उसको क्या खाना है। तो ये जो चीज है ये आपको तभी समझ पाएगी आ पाएगी जब आप समझेंगे कि आपकी डाइट में कितना कार्बोहाइड्रेट्स, कितना प्रोटीन, कितना फैट होना चाहिए। तो इस प्लेट मेथड को हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में समझेंगे डिटेल में। आज हम बेसिक चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले आता है कि हमारी डाइट, जो हम खाना खाते हैं किसी भी टाइम, छोटा मील, बड़ा मील, उसमें क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। आई थिंक सबको इतना नॉलेज होगा कि हमारे खाने में तीन मोटे मोटे फॉर्म्स होते हैं जिनसे हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे हमें कैलोरीज मिलती हैं। वन इज अ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे कैलोरी का, हमारी खाने में जो टोटल कैलोरीज जाने वाली है एट अ टाइम, उसका सबसे बड़ा पोर्शन बनाता है, और यही वो डिसिसिव फैक्टर होता है जिससे कि डिसाइड होता है कि हम कितनी अपनी हमारे को कितना हमारा शुगर बढ़ेगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसिसिव फैक्टर है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। नॉर्मली ये माना जाता है कि आपकी डाइट में से 55% जो कैलोरीज हैं वो कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए। बट एक आप सबको बताना मैं चाहूंगी कि इंडियन खाने का जो पैटर्न है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का परसेंटेज इससे ज्यादा है, जो कि वेस्टर्न कल्चर में नहीं है। हमारे यहाँ पे 65 से 70% जो कैलोरीज हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ली जाती हैं, और इस चीज पे बहुत ध्यान देना जरूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट आता है प्रोटीन्स और उसके बाद आता है फैट। तो इसके बारे में हम इंडिविजुअली बात करेंगे। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, तो हम बात कर रहे हैं आपके प्लेट में जो रोटी होती है, और या फिर आप जो चावल ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं सिंपल तरीके से।
अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट्स हर फूड आइटम में जा रहा है। आइसक्रीम आप खा रहे हैं, आप कोई दाल ले रहे हैं, आप कोई फ्रूट खा रहे हैं, आप कोई सब्जी खा रहे हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पर मोटा मोटा जो मेजर कार्बोहाइड्रेट है वो आपको रोटी या चावल जो आप खाने में लेते हैं उससे मिलता है। जब भी कार्बोहाइड्रेट्स की बात होती है और कौन सा कार्बोहाइड्रेट आइटम प्रोडक्ट जो है वो कितना हमारी शुगर बढ़ाएगा, उसको समझने के लिए एक टर्म दिया जाता है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है वर्ल्ड वाइड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और या फिर ग्लाइसेमिक लोड। तो आज हम सिर्फ इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करेंगे और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को जो डायबिटीज से सफर करते हैं उनको इसके बारे में पता होगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ये हमें बताता है कि हम जो भी खाना लेने वाले हैं वो हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारी शुगर को कितना बढ़ाएगा और किस स्पीड से बढ़ाएगा। जिस प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, ज्यादा का मतलब है 55 के ऊपर है, उसको हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में लेते हैं। और जिनका इससे लो होता है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब वो सेफ है खाने के लिए डायबिटिक मरीजों के लिए। तो जैसे हम बात करते हैं हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर आप ये चार्ट देख पाएंगे तो इसमें हम देखते हैं राइस की कैटेगरी। सबसे पहले राइस की कैटेगरीज देखते हैं तो इसमें राइस आता है हमारा व्हाइट राइस, ब्राउन राइस और बासमती राइस। तो व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो अराउंड आता है 72, जो कि काफी ज्यादा है। इसी तरह से मोटा मोटा मतलब किसी भी राइस को आप लेंगे तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अराउंड 50 to 70 के आसपास वेरी करता है। ओट्स जो हम कहते हैं कि होल व्हीट का एक सोर्स है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली कम होता है। कॉर्नफ्लेक्स, ये बहुत लोगों में कंफ्यूजन होता है कि कॉर्नफ्लेक्स हम खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में, क्योंकि देखने पे लगता है कि इसमें कुछ ऐसा कैलोरीज वाला नहीं होगा, बट यू कैन सी सरप्राइजिंगली इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना ज्यादा है। तो मैं जनरली अवॉइड एडवाइस करती हूँ कि वी शुड नॉट हैव कॉर्नफ्लेक्स इन अवर एज अ ब्रेकफास्ट की। बाकी आइसक्रीम, मिल्क, आइसक्रीम्स तो सबको पता है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मिल्क का लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसी तरह से दालों वगैरह का भी यहाँ पे लिस्टेड है, तो आप चाहें तो इसको कहीं से भी गूगल से निकाल सकते हैं। तो मोटा मोटा बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें अपने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले प्रोडक्ट को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने के साथ मिक्स करके खाना है, जिससे कि उनका दोनों का आपस में न्यूट्रलाइज हो जाए और ओवरऑल कैलोरीज जो हम ले रहे हैं, ओवरऑल जो वो शुगर बढ़ाने वाले हैं, वो न्यूट्रलाइज हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप चावल लेते हैं तो साथ में आपको दाल लेनी है, क्योंकि दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और चावल का ज्यादा है, तो वो उसको बैलेंस कर देगा। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पे आती है। अब बहुत से लोग हमसे मतलब जो आते हैं डायबिटीज होते हैं, उनमें कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा सीरियल मतलब सीरियल्स में सब चीजें आ जाती हैं जो आप व्हीट लेते हैं। व्हीट मतलब गेहूं, ज्वार, बाजरा, ओट्स जो हो गए, ये सब आपकी सीरियल्स की कैटेगरीज हैं। तो सीरियल्स क्या हम प्लेन आटा खाएं या मिक्स आटा खाएं, ये सभी का बेसिकली मेरे ख्याल से कंफ्यूजन रहता है। तो जहां तक बात है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि जो स्टडीज हुई हैं अभी तक, कुछ ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसमें कंपेयर किया गया है मरीजों को डिफरेंट तरह का मिक्स आटा, जिसमें मिक्स में कुछ में सोयाबीन का मिक्स था, कुछ में मेथी वगैरह मिक्स थी, कुछ में जहाँ तक है काला चना जो था जिसको बंगाल ग्राम कहते हैं, वो मिक्स करके एक मिक्स आटा बनाया गया और कुछ को प्लेन आटे की चपाती खिलाई गई है, और फिर उनकी कितनी ब्लड ग्लूकोज बढ़ी गई है उसको देखा गया है। तो ये उन स्टडी से प्रूवन है कि मिक्स आटे से अराउंड 40% कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया गया है मिक्स आटे से, मतलब उससे जो 40% चांसेस कम रहे ब्लड शुगर बढ़ाने के इन कंपैरिजन ऑफ प्लेन आटा। तो अगर आप आटा पिसवाते हैं घर में तो यू कैन गो फॉर मिक्स आटा, जिसमें कि स्पेशली आपको होल सीरियल्स जिनका प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, जिनमें जैसे कि सोयाबीन हो गया, काला चना हो गया, या फिर अब ज्वार वगैरह, बाजरा, इन सब चीजों को कंज्यूम करते हैं, तो इनका मिक्स आटा आप यूज कर सकते हैं। बट कैलोरीज उनकी ऑलमोस्ट ज्यादा प्रोपोर्शनली डिफर नहीं करेंगी। हाँ, ऑब्वियसली वो आपके प्रोटीन कंटेंट को बढ़ा देंगी। तो कंटेंट, अमाउंट ऑफ चपातीज लिमिटेड ही रखनी है। ये नहीं कि हम मिक्स आटा खा रहे हैं तो हम 2 की जगह 4 चपाती खा लेंगे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, बट ये है कि वो हमारे टाइप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट को कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन्स की तरफ शिफ्ट कर सकती है और हमारी रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग ब्लड शुगर को डिक्रीज कर सकती है। तो ये तो बात हुई सीरियल्स की। अब कार्बोहाइड्रेट्स में एक और चीज आती है, फाइबर। फाइबर बेसिकली वो उस तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारी बॉडी में जाके ना तो एब्जॉर्ब होता है ना डाइजेस्ट होता है, बट ये एक कैलोरीज हमारे शरीर को अवश्य प्रोवाइड कराता है, और इस तरह से हमारे टोटल जो कैलोरीज हम खाएंगे उसको कम कर देता है। तो फाइबर 2 तरीके का होता है, जो सॉल्युबल होता है, जो बेसिकली हमें मिलता है फाइबर जैसे प्लांट से मिलता है या ओट्स से मिलता है, जो हमारी बॉडी में जाके डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के साथ, और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट काम करते हैं
हमारी खाने का बल्क बनाने में, मतलब हमारे जो अल्टीमेटली जो स्टूल हम पास करते हैं उसका बल्क बनाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन से हमें प्रिवेंट करते हैं। फाइबर का इसके अलावा भी बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कोलोन कैंसर के चांसेस को कम करना, कार्डिक रिस्क को कम करना, तो फाइबर आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी है। अब ये फाइबर मिलता कहाँ से है? तो जो भी हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, जो भी हमारे क्या कहते हैं फ्रूट्स हैं, और उनका जो जो छिलके के साथ खाए जाए स्पेशली, तो उन सब से हमें एक बहुत अच्छा फाइबर कंटेंट मिलता है। फाइबर इसलिए डाइट में लेना बहुत जरूरी है, और ये माना जाता है कि एटलीस्ट 25 to 30 ग्राम पर डे फाइबर हमारी डाइट में होना बहुत जरूरी है। तो फाइबर को एक्सेप्शनली हमें प्लेट में एक्स्ट्रा मान के चलना चाहिए, या तो सैलेड्स के फॉर्म में फाइबर आना चाहिए, या वेजिटेबल या सब्जी जो हम बना रहे हैं उसका एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमें लेनी है फाइबर के तौर पे। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन आता है उसमें मैं डीप नहीं जाऊंगी, बट वो कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं इसके अलावा जो कि इमीडिएटली हमारी बॉडी में शुगर रिलीज कराते हैं। तो जैसे ये आप पहले ये देख सकते हैं, आप ये चार्ट है हाई फाइबर, मॉडरेट फाइबर और लो फाइबर कंसेप्ट का। तो ये जो आप हाई फाइबर देख रहे हैं इसमें बेसिकली मोटी मोटी सारी दालें ही हैं जो हम डे रूटीन में खाते हैं। तो दालों से जो छिलके के साथ ली जाती है दालें, उनमें फाइबर कंटेंट काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा जो सब्जियां और वेजिटेबल्स हैं जो मॉडरेट कैटेगरी फाइबर में आ चुकी हैं। तो इस फाइबर के अलावा जो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो वो कैटेगरी मैंने जो मेंशन नहीं की शुरुआत में, बट यहाँ फिर भी मैं बताना चाहूंगी, कार्बोहाइड्रेट्स का एक वो कैटेगरी होती है जो हमें इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो बॉडी में जाते ही हमारी शुगर रिलीज करते हैं। उस कैटेगरी में आपके आते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे कि टेबल शुगर या चीनी जो हम शक्कर खाने में लेते हैं, तो वो शक्कर जो है वो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब शक्कर के अलावा कुछ लोगों में ये मिसकंसेप्ट होता है कि नहीं हम तो गुड़ वगैरह यूज करते हैं जो कि नेचुरल फॉर्म है शुगर का, वो इतना हार्म नहीं पहुंचाता। बट प्लीज कीप इन माइंड, शक्कर के अलावा शुगर, टेबल शुगर के अलावा जो अगर आप जैगरी जिसको हम गुड़ कहते हैं, या फिर आप हनी का यूज कर रहे हैं, नो डाउट उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स का कंटेंट बढ़ जाता है, दे आर नेचुरल सोर्सेज, कुछ एडवांटेजेस उनमें जरूर हैं, बट टोटल कैलोरी कंटेंट उनका सेम रहता है। तो इसलिए इस अनलिमिटेड क्वांटिटी में उनको लेना प्रोहिबिटेड है। आप शक्कर, गुड़ और शहद को जितना अवॉइड करें उतना अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपकी शुगर को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं फ्रूट जूसेस या फिर केन जूसेस, जो कि इमीडिएटली हमारी बॉडी में जाके हमारी शुगर को बढ़ा देते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स अगर लेने हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में भी स्टार्ची प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। और स्टार्च के रिच सोर्सेज क्या होते हैं आपके? चावल हो गया, पोटैटो हो गया। तो ये स्टार्च का बहुत ज्यादा रिच सोर्स है, क्योंकि स्टार्च भी हमारी बॉडी में जाके इमीडिएटली शुगर प्रोड्यूस करता है। तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में उन कार्बोहाइड्रेट्स को चूज करना है जो कि धीरे धीरे हमारे शरीर में शुगर निकालेंगे। और मोटा मोटा होल ग्रेन्स का मतलब है व्हीट, ओट, राई, बार्ले जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपकी जो सब्जियां आप लेंगे, या फिर आपके जो मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें जो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा वो धीरे धीरे शुगर हमारी बढ़ाएगा। तो हमें उन पे ज्यादा अपनी डाइट में ध्यान देना है। तो ये मोटा मोटा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हो गया। अब मैं बात करती हूँ फैट की। फैट हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फैट से जो एनर्जी मिलती है, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कहूँ 4 किलो कैलोरीज मिल रही हैं, तो वहीं फैट के 1 ग्राम से आपको ऑलमोस्ट 9 किलो कैलोरीज मिल रही है। तो एक एनर्जी डेंस फूड है, मतलब आप लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे बट इससे कैलोरीज प्रोपोर्शनेटली ज्यादा जाएंगे आपके शरीर में। तो बहुत जरूरी है फैट की क्वालिटी, टाइप ऑफ फैट आप कौन सा यूज कर रहे हैं, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। फैट का नाम आते ही हमारे दिमाग में बेसिकली ऑयल्स आते हैं कि डिफरेंट ऑयल से ही हमें फैट मिलता है, ऐसा नहीं है। इनविजिबल फैट भी एक कैटेगरी होती है, और वो हमें मिलता है हमारे डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, हमारे मीट जो खाते हैं या एग प्रोडक्ट से मिलता है, या फिर हमारे इवन वेजिटेबल्स, पल्सेस, इन सब में भी लिमिटेड क्वांटिटी में फैट होता है। बट मोटा मोटा फैट जो है ऑब्वियसली वो ऑयल से मिलता है। अब बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्ट होता है कि हम ऑयल, मतलब कंफ्यूजन रहता है उनको, मैं कहूंगी कि हम ऑयल किस तरह का यूज करें हमारी रूटीन में। तो उस चीज के लिए मैं कहूंगी कि बेसिकली थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी फैट की कैटेगरीज क्या होती हैं और हमें कौन सा फैट फिर यूज करना है। फैट को मोटे मोटे तौर पे डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। सैचुरेटेड फैट, जिसको हम कह सकते हैं खराब फैट, तो उसकी तरफ हमें नहीं जाना है।
फिर उसके बाद आता है बेटर फॉर्म्स ऑफ फैट, जिसमें आता है मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड। तो अगर हमारी पूरी डाइट में का 30% कैलोरीज हमें फैट से मिलना चाहिए, तो उसमें सिर्फ 7% सैचुरेटेड फैट से, ऑलमोस्ट 20% मोनो अनसैचुरेटेड फैट से, और पॉली अनसैचुरेटेड से 10%। तो हमारी नजर सबसे पहले सैचुरेटेड की तरफ जानी चाहिए, जिसमें ये ऑप्शंस है कोकोनट हो गया, ऑयल हो गया, घी, बटर, वनस्पति, पाम ऑयल, जो कि मार्केट के हर प्रोडक्ट में पाम ऑयल मिलता है हमें, वो सब सैचुरेटेड फैट का एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। तो दिस वी हैव टू अवॉइड बिकॉज दे हैव अ डायरेक्ट लिंक टू द कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस। और डायबिटीज के मरीजों में सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी का रीजन कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसलिए अगर आप हार्ट का प्रोटेक्शन, इट्स नॉट फॉर डायबिटिक्स ओनली, इट्स फॉर द कॉमन मैन ऑल्सो हु आर नॉट डायबिटिक, उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि अगर वो अपने हार्ट की हेल्दी हार्ट के लिए डाइट को रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट कंटेंट को कम करना होगा। तो ये प्रोडक्ट्स आपको, जिसमें कि वनस्पति घी, जो कि आजकल वैसे तो कम यूज करते हैं सब लोग, डालडा घी या जिसे हम कहें, या फिर पाम ऑयल, पामोलिन ऑयल, कोकोनट ऑयल, उसके अलावा बटर हो गया, और थोड़ा कुछ हद तक घी। तो इसको आपकी क्वांटिटी को लिमिटेड करना है, क्योंकि जैसे ही ऑयल की थिकनेस वो सॉलिडिटी की तरफ जाता है, तो वो ऐसे प्रोसेस के थ्रू सॉलिड बनता है। ऑयल से घी या बटर तक का जो पाथवे है, वो ऐसा प्रोसेसिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें बहुत सारे केमिकल्स, हाइड्रोजनेशन हो जाता है, जो कि उसकी साइड इफेक्ट्स को बढ़ा देते हैं। उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बट ये आपको मोटा मोटा दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो ये दोनों ही हमारे लिए जरूरी हैं। और अगर मैं बात करूं पॉली अनसैचुरेटेड, तो इसका डाइट में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में अदरवाइज किसी भी तरीके से फॉर्म नहीं होता है, और इसका बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, स्पेशली बच्चों के दिमाग में की डेवलपमेंट में। न्यूरॉन्स जो दिमाग की बनावट में काम आता है, तो उसमें इसका बहुत रोल है। तो ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चों के लिए भी इसका डाइट में कंटेंट होना बहुत जरूरी है। जब भी आप ऑयल चूज करें, तो मेरा ये एडवाइस रहता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पे ऑयल पे ना स्टिक करें। मैं नहीं कहती कि ऑलिव ऑयल ही सबसे बेस्ट है, डिफरेंट तरह के ऑयल को आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रान ऑयल की मैं बात करूं, राइस ब्रान ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, तो ये सब अच्छे ऑयल की कैटेगरी में आते हैं। तो आप इन सब ऑयल को यूज करें, बट साइक्लिकली, मतलब आपने 1 मंथ इस ऑयल को यूज किया, नेक्स्ट मंथ उस ऑयल को यूज किया। और अगर मैं मोटा मोटा कहूँ, तो हर एक इंडिविजुअल को ऑयल की क्वांटिटी अपनी लिमिटेड रखनी है। जो रिकमेंडेड है 3 छोटा चम्मच, वो पर डे एक एज एन इंडिविजुअल कोई भी ले सकता है। 3 छोटे चम्मच से ज्यादा मेरे ख्याल से लेना हानिकारक रहेगा। तो ये ग्राफ जो है ये बताता है कि किस ऑयल में कितना सैचुरेटेड फैट होता है, कितना पॉली है, कितना मोनो अनसैचुरेटेड फैट है। तो डार्क डार्क पिंक कलर जो है, दैट गिव्स अस द बैड ऑयल, जो बैड ऑयल का इमेज देता है। तो आप देख सकते हैं पाम ऑयल और पामोलिन ऑयल में कितना ज्यादा बैड ऑयल का कंटेंट होता है, तो इसको हमें अवॉइड करना है। इसी तरह से बटर में कितना ज्यादा सैचुरेटेड फैट का कंटेंट है, तो हमें बढ़ाना है अपना मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट कंटेंट। तो मस्टर्ड ऑयल में आप देख सकते हैं अल्फा लिनोलिक एसिड कितना ज्यादा है, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैट, तो इसको हमें अपने डाइट में बढ़ाना चाहिए। ऑलिव ऑयल इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स, सोयाबीन ऑयल भी किसी हद तक अच्छा ऑयल है, और राइस ब्रान ऑयल इज ऑल्सो गुड ऑयल। तो आपको इस तरह से अपने ऑयल को चूज करना है। डिफरेंट ऑयल की वैरायटीज मार्केट में अवेलेबल होती है, और कोशिश करके रिफाइंड ऑयल, जब हम कैटेगरी में घुस जाते हैं, तो ये रिफाइंड का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो आजकल मार्केट में कोल्ड कंप्रेस्ड या फिर जिसे हम कच्ची घानी जैसे तरह का कंसेप्ट से ऑयल बनता है, वो उस तरह के कंसेप्ट वाला ऑयल भी लाभदायक रहता है। तो उस कैटेगरी में जाने की कोशिश करें, और जब भी मार्केट में जाएं तो उसका ऑयल कंटेंट क्या है प्रोडक्ट्स का, स्पेशली प्रोसेस्ड फूड का, वो जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आपकी क्वालिटी ऑफ फूड डिपेंड करती है आप किस तरह का ऑयल आप यूज कर रहे हैं। इसके लास्ट में मैं अपने प्रोटीन के बारे में बात करूंगी। प्रोटीन कंटेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रोटीन कहते हैं कि 20% ऑफ टोटल कैलोरीज जो हम रोज लेते हैं वो हमें प्रोटीन से मिलनी चाहिए। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को डिवाइड करते हैं, वैसे ही प्रोटीन को भी डिवाइड किया जाता है। एक होता है क्लासिक कैटेगरी का फैट, जो कि सारे असेंशियल एमिनो एसिड्स जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए वो उनसे मिलता है। इसमें बेसिक मोटा मोटा आपके मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जिसमें एग मोस्टली आ जाता है, या फिर आपका मीट प्रोडक्ट्स आते हैं। प्रोटीन हमारी डाइट में इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि
प्रोटीन के कारण शुगर हमारी बॉडी में इमीडिएटली राइज नहीं करेगी, और अर्ली सेटाइटी का मतलब है हमें बहुत जल्दी लगेगा कि हमारा पेट भर गया है अगर हमारी डाइट में प्रोटीन कंटेंट अच्छा होगा। इससे हमारी टोटल कैलोरीज जो हम लेने वाले हैं वो कम हो जाएगी, और प्रोटीन इन लॉन्ग रन में हमारी इंसुलिन सिक्रीशन को भी बढ़ाता है। तो प्रोटीन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो है क्लासिक एमिनो एसिड्स, क्लासिक प्रोटीन कैटेगरी में, जिसमें मिल्क प्रोडक्ट्स मैंने बताया आपको, डेयरी प्रोडक्ट्स बताए। इसके अलावा प्रोटीन का सोर्स नेक्स्ट कैटेगरी जो वेजिटेरियंस जनरली इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में, पल्सेस, दालें। दालों में हर तरह की दाल आप यूज कीजिए, तो सब तरह की दालें आपकी प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं, बट आपकी डाइट में दालों का होना बहुत जरूरी है। मिनिमल क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन आपको वेजिटेबल से भी मिलता है, बट मोटा मोटा प्रोटीन आपको दालों से मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका अर्ली किडनी इन्वॉल्वमेंट होती है, अर्ली किडनी इन्वॉल्वमेंट मतलब इनिशियल स्टेजेस ऑफ किडनी इन्वॉल्वमेंट, बट प्रोफाइलेक्टिकली या तो वो खुद या फिर उनको एडवाइस किया जाता है कि वो अपनी प्रोटीन को कम कर दें। बट द प्रॉब्लम इज हम इंडियंस में मोस्टली वी आर वेजिटेरियंस, और जो वेजिटेरियंस का जो प्रोटीन कंटेंट है, जो वेजिटेरियन से जो कुछ वो जो डाइट से प्रोटीन मिलता है, वो जो रिकमेंडेड प्रोटीन है उससे भी कम होता है। मतलब एवरीडे अगर मैं कहूँ कि अरे हर आदमी को 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए, तो ऑन एन एवरेज वेजिटेरियन अपनी डाइट से 0.6 से 0.8 ग्राम पर केजी पर डे ही प्रोटीन ले पाता है। और वहीं अगर हम अपने प्रोटीन कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो हमारे बॉडी को और हार्म करता है। इसलिए मैं अर्ली किडनी डिजीज के पेशेंट्स जो कि डायबिटिक भी हैं, उनको ये एडवाइस करती हूँ कि प्लीज अपनी दालों को मत बंद कीजिए। ये अवश्य है कि आपकी किडनी अर्ली इन्वॉल्व हुई है, बट प्रोटीन भी आपकी डाइट में उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी अपनी डाइट में कंटिन्यू कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है सभी डायबिटिक मरीजों का, कि हम आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो अवेलेबल है मार्केट में उनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक जनरली कॉमन सब में ये मिथ मैं कहूंगी फैला हुआ है कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस हम यूज करेंगे तो इससे हमारे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनेस कौन कौन से अवेलेबल हैं? बहुत सारे तरीके के, 6 टोटल या 7 मैं कहूँ एफडीए से रिकमेंडेड हैं, एफडीए ने अप्रूव कर दिए हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इनका स्वीटनेस बढ़ाने की कैपेबिलिटी जो होती है टेबल शुगर से 200 से लेके 300, 400, हजार गुना ज्यादा होती है। तो बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में अगर हम इनको यूज करते हैं तो भी हमारे जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर खाना चाहते हैं उसको ये मीठा कर देते हैं। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर, इसलिए मैं एडवाइस करती हूँ कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आप ले जरूर सकते हैं, और इसकी क्वांटिटी जो होती है आपकी वो आपको लिमिटेड रखनी है। मतलब ऑलमोस्ट एक टैबलेट, सिंगल टैबलेट का अगर आप 1/4 टुकड़ा भी अपने चाय में डालेंगे या दूध में डालेंगे तो ये आपकी चाय दूध को मीठा कर देगा। और इतनी जो हम क्वांटिटी हम यूज करते हैं वो बहुत ही कम है, जो कि सेफ लिमिट तक पहुंचने के लिए, मतलब हम सेफ लिमिट से अभी बहुत नीचे हैं जो हम डे टू डे रूटीन में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज करते हैं। कैंसर का जो खतरा है वो देखा गया है उन लोगों में जिन्होंने एक्सेसिव क्वांटिटी में इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को यूज किया है। तो अगर आप अपनी इस आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के यूज को लिमिटेड रखेंगे, 1 to 2 टैबलेट्स, इवन 4 टैबलेट्स तक रिकमेंडेड हैं पर डे एफडीए के अकॉर्डिंग, तो दे विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम इन लॉन्ग रन। और बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक अगर आप बिलीव करते हैं तो एफडीए ने अब अप्रूव कर दिया है स्टीविया लीव्स को, जिसको नॉर्मल भाषा में मीठी तुलसी कहा जाता है। तो ये भी आपकी चाय या जो भी आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उसको मीठापन कर देते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस का एक बिग नो से कंपैरिजन में बहुत जरूरी है कि समझदारी से इनको यूज किया जाए। अगर आपको बहुत ज्यादा मीठे का है कि नहीं मुझे मीठा चाय चाहिए, मीठा दूध चाहिए, तो इस तरह की चीजों को आपको अपने लाइफ में लिमिटेड यूज कर सकते हैं। और पिछले मेरे प्रेजेंटेशन में शायद मैंने फ्रूट्स के बारे में कुछ बात की थी, तो आज मैं फ्रूट्स का समरी तो यही है कि सिर्फ 2 लाइन्स में कहना चाहूंगी कि बहुत से पेशेंट्स आके ये कहते हैं कि हम फल तो हम खाते ही नहीं क्योंकि वो मीठा होता है। तो प्लीज फलों का कंटेंट भी अपनी डाइट में रखिए। जैसे मैंने कहा था कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो डायबिटिक मरीजों के लिए बहुत जरूरी हैं, तो वो आपको इन फ्रूट से मिलते हैं। फ्रूट्स का क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए, ये नहीं कि हर टाइम आप कभी भी मन किया फ्रूट ले लें, नहीं। रोज आपको 150 से 200 ग्राम का फ्रूट लेना है, और उसके हर तरीके का फ्रूट, स्पेशली जो कि मीठेपन पे कम है, जिसमें हम बेसिकली एडवाइस करते हैं, जैसे कि सेब हो गया, पपीता हो गया, अनार के दाने हो गए, या फिर अमरूद हो गया या संतरा हो गया। इन सब चीजों को आप काट के ले सकते हैं। थोड़ा बहुत तरबूज अवश्य ले सकते हैं क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो ज्यादा होता है पर इसका ग्लाइसेमिक लोड कम है। मतलब ये
99% पानी के कारण होना, पानी की नेचर का होने के कारण आपकी शुगर को नहीं बढ़ाएगा। इसी तरह से थोड़ा बहुत खरबूजा भी आप ले सकते हैं, और चाहें तो 1-2 फली आप क्या स्लाइसेस आप आम की भी ले सकते हैं। तो फलों को अपनी डाइट, अपनी रूटीन में जरूर रखिए। एक पर्टिकुलर टाइम जिसे मिड मील स्नैक कहा जाता है, उसमें आप फलों को चूज कीजिए और 1 बाउल या फिर 150 से 200 ग्राम टोटल फ्रूट अपनी डेली रूटीन में रखिए। ये आज की प्रेजेंटेशन में मैं बेसिक चीजों को आपको समझाना मुझे लगा कि आज हम इससे स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो हम करेंगे उसमें हम मील पैटर्न, कब कितना क्या लेना चाहिए और किस तरह से अपनी प्लेट में टोटल कैलोरीज को बैलेंस रखना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू ऑल एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।